R, L, C and G. In case of long transmission line, if you see or if you study the power system, in that case the resistance is in ohm per phase per kilometer. Clear है? So in case of distributed element, the elements value are in terms of per kilometer. Similarly, the L in Henry per phase per kilometer, C in farad per phase per kilometer, and the conductance is in mho per phase per kilometer. So this is the seventh point with respect to the lumped and distributed. Now next point is what? V equals to n lambda. Relation is not true for the lumped element, क्योंकि यहां तो कोई फ्रीक्वेंसी का जिक्र ही नहीं होता है और ना वेवलेंथ का कोई जिक्र होता है. बट V equals to n lambda is true for the distributed element. Clear है? नेक्स्ट पार्ट आते हैं, नाइन्थ पार्ट. In case of lumped element, voltage and current do not vary with the time. So voltage and current do not vary with time. But in case of distributed element, the voltage and current vary with respect to time. These are the 9 points with respect to the lumped and distributed element. See, next point क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं यहां से. So अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, in case of lumped and distributed, the voltage and current vary with time, and here do not vary with time, but here vary with time. Now next point, if we discuss here, space is not taken. Agree? But in case of distributed element, space is taken. Agree? मीनिंग क्या है, यहां पर जो फंक्शन होते हैं Vt जो है वो स्पेस का फंक्शन नहीं होगा. एग्री? बट यहां अगर आप वोल्टेज और करंट देखेंगे, इट द फंक्शन ऑफ स्पेस x और टाइम, दोनों के फंक्शन होते हैं. क्लियर है? अगली बात मैं अगर करूं, 11th पॉइंट में अगर कवर करूं, मैं एग्जांपल लेना चाह रहा हूं कि कहां ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है. तो आपने देखा होगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की है, उनमें जो रेजिस्टेंस है पूरी वाइंडिंग पे फैला हुआ रहता है. बट हम करते क्या है, जो पूरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, एक पॉइंट पे मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? पॉइंट पे मान लेते हैं. और दूसरा एग्जांपल बात करूं, अगर मैं डीसी मशीन की बात करूं, तो डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग है जो कि रोटर पे होती है, वो पूरे रोटर पे होती है, बट हम उसको इकट्ठा एक पॉइंट पे मान लेते हैं. सो जो रेजिस्टेंस है पूरी लेंथ पे बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, स्प्रेड आउट है, बट हम उसको एक पॉइंट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर लें, तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही बोलते हैं हम लम्प्ड रिप्रेजेंटेशन. तो एग्जांपल की मैं अगर बात करूं, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर. दूसरा एग्जांपल और मैं बात करूं, आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन. लाइक अगर रिप्रेजेंटेशन आपको याद हो, सो दिस इज द आर्मेचर सर्किट वेयर द रेजिस्टेंस, होल ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज assumed to be placed at a particular point. That is the lumped theory representation. Agree? But in case of distributed element, we cannot assume that the whole element value is pointed at one point. Clear है? तो यहाँ के एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, then antenna,
वेवगाइड और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगे सब्जेक्ट एटसेट्रा, उनको मैंने क्या कैटेगराइज करा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट में। ठीक है यहां तक। अब अगर मैं और बात करूं, अगर और थोड़े से इसको बढ़ाएं 12वां पॉइंट, इन लम्प्ड थ्योरी वी अज्यूम दैट द होल ऑफ द element value is placed at a particular point, or we are lumping the value at a point. So it is approximate analysis. It is approximate analysis. Agree? That is used by engineers because they want to work with the easy things. ठीक है? Now next thing is 12th point. यहाँ पे अगर देखें, it is exact analysis. It is exact analysis. So exact analysis, you see your network theory, network analysis, subject, power system, control system, और जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उनमें सारे जो एलिमेंट माने गए हैं वो कौन से माने गए, लम्प्ड एलिमेंट माने गए हैं। बट आपने देखा होगा वहां मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत कम रहती है और जो सॉल्यूशन होते हैं वो अप्रोक्सीमेट होते हैं। क्लियर है? बट अगर आप ईएमएफटी सब्जेक्ट पढ़ोगे, एंटीना वेवगाइड पढ़ोगे, वहां पर जो है एनालिसिस थोड़ी सी टफ रहती है, और वो जो ईएमएफटी है दैट द एग्जैक्ट एनालिसिस ऑफ किरचॉफ लॉ, व्हाटएवर जो भी आप पढ़ोगे, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह वगैरह, उसकी पूरी एनालिसिस रहती है। लास्ट पॉइंट मैं और एक बता देता हूं, 13 पॉइंट, इट टेक लेस टाइम but for the distributed element to solve the differential equation and the thing which are varying with the time as well as the function of the space, तो वहां जो टाइम है सर्किट को सॉल्व करने को या एनालाइज करने के लिए क्या लगेगा, बहुत लगेगा। सो दिस इज अबाउट द लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो अगर मैं लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट को अगर मैं समराइज करूं तो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट में क्या कहानी है। The lumped elements are those elements in which the physical size of the element is very less as compared to the wavelength of the source. But in case of distributed element, when the physical size of the element is comparable with the wavelength of the source, the element is known as the distributed. And if the element of physical size of the element is very less, or we can neglect with respect to the wavelength of the source, the element is known as the lumped element. In case of lumped element, your transit time is neglected because the length is very small. So from point 1 to point 2, signal will take very less time to travel. Clear hai? Then in case of distributed element, the transit time is comparable. That is, you cannot neglect the transit time. एंड नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल, हमने देखा था कि जो लम्प्ड एलिमेंट है उसमें हम एलिमेंट को कैसे लेते हैं, और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड में देखा था कि जो एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ लेते हैं, v इक्वल्स टू n लैम्डा जो रिलेशन है वो होल्ड करता है, वहां नहीं करता, यहाँ नहीं करता है लैम्डा में, और वहां करेगा। यहाँ वोल्टेज और करंट जो है टाइम के साथ वेरी नहीं करते, बट यहाँ टाइम के साथ वेरी करेंगे। अगर आपको ये चीज देखनी है तो आप ईएमएफटी में ट्रांसमिशन लाइन के सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। यहां पर स्पेस का वेरिएशन नहीं लेते, सॉरी, हियर स्पेस इज नॉट टेकन, एग्जैक्ट वर्ड इज नॉट टेकन, बट स्पेस वहां क्या होता है, लेते हैं। दैट मींस यहां पर जो वोल्टेज और करंट है वो स्पेस का फंक्शन में नहीं होते, बट वहां होंगे। यू हैव क्लियर पिक्चर इन योर ईएमएफटी ट्रांसमिशन लाइन सॉल्यूशन। एग्जांपल की मैंने बात की, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, मशीन्स और ट्रांसमिशन लाइन जो भी है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो है वो लम्प्ड मॉडल ही है। जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल पे, तो आप पावर सिस्टम की भी ट्रांसमिशन लाइन का डेरिवेशन रेफर कर सकते हैं कि वो कितना लेंथी है। अगर वहां देखें तो मैंने बताया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, एंटीना, वेवगाइड, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट फिर देखा था कि जो लम्प्ड थ्योरी इट इज अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, लाइक नेटवर्क, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट अप्रोच है। इलेक्ट्रिक सर्किट अप्रोच का मतलब लम्प्ड थ्योरी अप्रोच। इस अप्रोच में क्या है, आप सर्किट को सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हो, बट वहां क्या है, एनालिसिस टफ है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो वहां ज्यादा टाइम लेता है। और एक और बात हमने कवर की थी, फॉर द लम्प्ड थ्योरी केवीएल एंड केसीएल आर वैलिड, एंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट द लम्प्ड एंड द केसीएल एंड केवीएल आर नॉट वैलिड। बट लास्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
Ohm's law is valid either to the lumped theory and for the distributed theory because it has a complete range. And the last one difference is lumped theory is valid up to 100 megahertz, but the distributed theory is valid for all the range of the frequency. So these are two note point regarding the lumped theory and distributed theory. क्या है कि जो lumped theory और distributed theory दोनों में Ohm's law लग जाता है, और जो लम्प थ्योरी है वो मैक्सिमम जो है 100 मेगाहर्ट्ज तक अप्लाई हो सकती है कि रिजल्ट आपके सही आ जाए। बट जो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरी है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 to गीगाहर्ट्ज रेंज, यू कैन अप्लाई। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी के एज सच लिमिटेशन नहीं है। तो ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हमने क्या क्या कवर करा? एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट करा, फिर इसके बाद लीनियर, नॉन लीनियर कवर करा, उसके बाद यूनिलैटरल, बायलैटरल, और लास्ट वन में हमने देखा लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इन क्वेश्चनों को अगर मैं इन सारी थ्योरी को मिला दूं तो इन पर जो आते हैं वो ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बनाकर दे दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा, 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ये पहचानो ये एलिमेंट एक्टिव है, पैसिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, यूनिलैटरल है, बायलैटरल है, सो ऑन सो ऑन। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम इसके ऊपर कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि वो एलिमेंट लीनियर है, नॉन लीनियर है, एक्टिव है, पैसिव है, यूनिलैटरल है और बाइलैटरल है। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश रखते हैं, आगे हम कवर करते हैं न्यूमेरिकल्स जो अभी हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर द एलिमेंट इज। तो चेक करते हैं ये एलिमेंट क्या होगा। तो सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Now, from the curve, it is non-bilateral. That is, ये bilateral element नहीं है, क्योंकि bilateral जो element होता है उसकी characteristic जो है वो opposite quadrant में बिल्कुल same होती है। तो पहला word मुझे समझ में आ गया, bilateral नहीं है, that is non-bilateral, क्योंकि ये नॉन बाइलैटरल का मतलब होता है यूनिलैटरल। इन्होंने वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, यूनिलैटरल एलिमेंट्स। एग्री? तो हम अगर ऑप्शन काटने पे आ जाए, ये बाइलैटरल हुआ तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो कट गया। एग्री? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो एलिमेंट्स है वो लीनियर भी नहीं है, ठीक है यहां तक, क्योंकि जो लीनियर एलिमेंट्स हैं ये लीनियर एलिमेंट्स होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लीनियर है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी लीनियर है, क्योंकि जितना इनपुट बढ़ रहा है उतना ही आउटपुट बढ़ रहा है, जितना इनपुट चेंज हो रहा है तो उतना आउटपुट भी चेंज हो रहा है। सो ये लीनियर एलिमेंट्स है। क्लियर है? ये कैसा एलिमेंट्स है? लीनियर एलिमेंट्स। तो अगर मैं लीनियर एलिमेंट्स की बात करूं तो हमारे पास तो ऑप्शन एक ही रह गया, दैट इज बी। बट एक्टिव कैसे हुआ? अगर आप यहां देखें तो ये एलिमेंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है, ये पैसिव है। कैसा है? पैसिव है। बट अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में देखूं तो ये एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट जो है वो कैसा है? एक्टिव है। अब ऑप्शन में तो दोनों पड़े हैं, एक्टिव भी है और पैसिव भी है, तो हम कैसा माने? इसे एक्टिव माने और पैसिव माने। अब ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जब मैं एक्टिव और पैसिव पढ़ा रहा था, एक बैटरी है वो जब चार्ज होती है तो पैसिव की तरह बिहेव करती है, और जब डिस्चार्ज होती है तब वो कैसा लेती है? एक्टिव की लेती है। बट बाय डिफॉल्ट जो बैटरी है तो एक्टिव ही एलिमेंट। तो जब भी आपके क्वेश्चन में, ग्राफिकल क्वेश्चन में एक्टिव और पैसिव दोनों दिखाई देगा तो आप उस एलिमेंट को कैसा ऑप्ट करेंगे? एज एन एक्टिव एलिमेंट। सो ये जो एलिमेंट है वो कैसा होगा? एक्टिव एलिमेंट। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर से समझ लीजिए कि जो एलिमेंट है यूनिलैटरल इसलिए है क्योंकि इसकी अपोजिट क्वाड्रेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक है सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये एलिमेंट बाइलैटरल हो गया, सॉरी नॉन बाइलैटरल और यूनिलैटरल हो गया। ये एलिमेंट लीनियर है क्योंकि जैसे जैसे इनपुट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे इनपुट चेंज हो रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग उतना ही आउटपुट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे इनपुट चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है? आउटपुट भी चेंज हो रहा है, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये एलिमेंट कैसा हुआ? लीनियर तो हो गया, डन। बट हमें कंफ्यूजन ये है कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है। तो ये एलिमेंट एक्टिव भी है और पैसिव भी, और एक्टिव और पैसिव का केस मैंने आपको बता ही दिया कि बैटरी जो है वो एक्टिव पैसिव दोनों में आती है। बट बाय डिफॉल्ट जो बैटरी है वो है कैसी एलिमेंट? एक्टिव एलिमेंट। तो हमने ऑप्शन कौन सा ऑप्ट करेंगे? एक्टिव एलिमेंट। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं हम
Kirchhoff laws are not applicable for. Now Kirchhoff laws are not valid for the distributed element. अभी मैंने आपको बताया था lumped और distributed element में Kirchhoff's laws are only valid for the lumped element. They are also valid for the passive element. बट यहाँ पे हमें एक कंफ्यूजन हुआ कि हमने दो ऑप्शन तो काट दिए कि लम्प्ड एलिमेंट के लिए वैलिड होता है, बट यहाँ पे पूछा है नॉट एप्लीकेबल। ये तो पैसिव के लिए भी वैलिड होता है और लम्प्ड के लिए भी वैलिड, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बट यहाँ पर एक ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन है कि मैं ए लूं कि डी लूं। जरा ध्यान से समझिएगा, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के लिए ये हम ऑप्शन को कैसे काटेंगे, ठीक है। अगर हमने देखा होगा जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ये है, तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नॉन लीनियर है, तो डायोड जो है वो नॉन लीनियर एलिमेंट है। बट फॉर ए सर्टेन रीजन, योर डायोड कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर, दैट assumption is called the piecewise linear assumption. For that reason we can apply the Ohm's law. So we can apply the Ohm's law for a certain range or certain point. So you can apply the Ohm's law or the Kirchhoff law, because Kirchhoff law is valid for the linear elements and lumped elements. So option D is also disqualified. So the remaining option is what? Option A. So option A is correct for this question. और ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में देखा हुआ है, आया हुआ है। ज्यादातर स्टेट लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बच्चे इन दोनों में ही कंफ्यूज होते हैं कि ए मारे कि डी मारे, तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए। अब आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एलिमेंट्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाई इट्स ओन। तो ऐसे एलिमेंट जो खुद की एनर्जी को खुद अपनी एनर्जी को डिलीवर नहीं कर सकते, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तो ऐसे एलिमेंट को तो हम पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? क्योंकि यूनिलैटरल एलिमेंट्स तो जो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव हाफ के लिए अलग इंपीडेंस शो करें और नेगेटिव हाफ के लिए अलग इंपीडेंस शो करें। और एक्टिव एलिमेंट्स तो वो होते हैं जो एलिमेंट्स खुद की एनर्जी को क्या कर सकते हैं? डिलीवर कर सकते हैं। और नॉन लीनियर तो जो एलिमेंट्स ओम्स लॉ को, y=mx लाइन को, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी, दैट इज द एडिटिविटी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को ऑबे ना करते हैं, वो होते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। तो हमने यहाँ 3 क्वेश्चन देखे और ज्यादातर जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट है उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा आपको कि एलिमेंट किस टाइप का है, लीनियर, नॉन लीनियर, या कोई ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बना देगा, तो उससे आपको सॉल्यूशन पकड़ना है। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या हो सकता है इन क्वेश्चंस पर। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे थे, अब 3 क्वेश्चन और देखते हैं। सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, सो the VI characteristic of any element is shown in figure. The element is, अभी तक हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे थे वो कंबाइन होके आ रहे थे कि एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। बट इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो पर्टिकुलर एलिमेंट पूछ लिया। तो मैं अगर ये बात करूं सॉल्यूशन की, इस क्वेश्चन में ये बंदा जो है वो नॉन लीनियर है, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक जो है जैसे जैसे इनपुट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि लीनियर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी यही है, जैसे जितना इनपुट चेंज होगा उसी के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट चेंज होना चाहिए। तो ये बंदा नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर के आगे अगर मैं बात करूं, ये बंदा नॉन लीनियर है। ये बंदा जो है नॉन बाइलैटरल है। अगली में बात करूं, ये जो बंदा है एक्टिव भी है और पैसिव भी है। बट बाय डिफॉल्ट मैंने फिर बताया था, बाय डिफॉल्ट जो बंदा है वो कैसा माना जाता है? एक्टिव माना जाता है। क्लियर? अब ऑप्शन पे चलते हैं। रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस होता तो ये लीनियर होता, बट ये तो नॉन लीनियर है, तो ऑप्शन कैसा गलत हो गया? ये गलत हो गया। अगर ये ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर जो है वो नॉन लीनियर होता है, बिल्कुल बात सही है। ट्रांजिस्टर एक्टिव में भी होता है, बिल्कुल बात सही है। और ट्रांजिस्टर बाइलैटरल में भी होता है। सॉरी, ट्रांजिस्टर जो होता है वो यूनिलैटरल एलिमेंट होता है, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी बन गई। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट चीज देखें, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता ही है, ट्रांसफार्मर जो है नॉन लीनियर डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है। क्लियर है? बट बाय डिफॉल्ट इट इज एक्टिव, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है यहां तक। अब हमारे पास ऑप्शन बचे बी और डी। अगर आपको याद हो तो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक है, तो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक इट इज लाइक दैट। क्लियर है?
तो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक तो इस तरीके से बनती है, वो तो दो क्वाड्रेंट में होती नहीं है। और ट्रांजिस्टर जो है वो कभी पैसिव नहीं होता है, कभी भी पैसिव नहीं होता है। ट्रांजिस्टर ऑलवेज इज वर्क इन एक्टिव रीजन, क्लियर है, और इट इज वर्किंग इन द एम्पलीफाइंग रीजन, क्लियर। सो ट्रांजिस्टर ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बचा कौन सा, ऑप्शन बचा डी। तो ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें आपको जस्ट ग्राफ से ऑप्शन भी एलिमिनेट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें भी क्या करनी है, सीखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर क्या है। तो पहले तो मैं आपको कंक्लूजन दे दूं कि कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस क्या क्या है, RLC, इनको मैं अगर कंबाइन करूं तो ये तीनों जो बंदे हैं वो लीनियर है, फर्स्ट थिंग। दूसरे ये दोनों बंदे जो हैं वो तीनों बंदे जो हैं बाइलैटरल हैं, एग्री। तीनों जो बंदे हैं वो क्या हैं, पैसिव हैं, एग्री। लीनियर है, बाइलैटरल है, पैसिव है, क्लियर है। बट लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज अनदर थिंग, वो कह नहीं सकते क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन ही अलग होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये कह रहा है नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर जैसे ही वर्ड आया ऑप्शन खत्म, क्लियर है। अब लीनियर, लीनियर तीन पॉसिबिलिटी है। अब एक्टिव तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तीनों एलिमेंट तो कैसे हैं, पैसिव। तो बी ऑप्शन इसकी वजह से चला गया और ए ऑप्शन चला गया इसकी वजह से। अगली बात आते हैं, हमारे पास सी और डी पॉसिबिलिटी पड़ती है, लीनियर, बाइलैटरल, पैसिव। यस इट इज ट्रू, लीनियर, एक्टिव। सो नो, एक्टिव इज रॉन्ग, एक्टिव इज रॉन्ग बिकॉज ये पैसिव है और ये सब बाइलैटरल है। इन दोनों की वजह से जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा कौन सा, सी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो है सी, सही। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी एक बात और कर लेता हूं। यहां पर मैंने बताया RLC जो है वो कैसे हैं, लीनियर है, बाइलैटरल है और पैसिव है। मैं एक चीज और आपको एक्स्ट्रा बता दूं, हमारे पास दो तरीके के सोर्स होते हैं। ये होते हैं डीसी सोर्स, बट डीसी में ये स्टैटिक है और ये क्या है, डायनेमिक। दैट इज स्टैटिक का मतलब ये बैटरी है और ये डीसी जनरेटर है। और एक हमारे पास होता है एसी सोर्स, दैट इज अल्टरनेटर। तो इन दोनों की खास बात क्या है, ये दोनों ही एक्टिव एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है, एक्टिव है। ये भी एक्टिव है, ये भी कैसा है, एक्टिव है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये नॉन बाइलैटरल है। कैसा है, नॉन बाइलैटरल, बिकॉज जो डीसी सोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट जो एसी सोर्स है वो जो है वो दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये बाइलैटरल हुआ, एग्री। और थर्ड पॉइंट मैं बात करता हूं, जो डीसी सोर्स है या जो सोर्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने देखी हो, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है लगभग कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है। सो जो सोर्स है ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो ओरिजिन से लगातार नहीं बढ़ रही है या y/mx लॉ को y/mx को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये एलिमेंट साथ में कैसे हैं, नॉन लीनियर भी है। कैसे हैं, नॉन लीनियर, दोनों ही कैसे हैं, नॉन लीनियर। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो डीसी सोर्स है वो एक्टिव है, नॉन लीनियर है और नॉन बाइलैटरल, दैट इज यूनिलैटरल है। बट जो एक्टिव एनर्जी सोर्स है वो एक्टिव तो है ही, नॉन लीनियर है और बाइलैटरल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों एक्टिव है, दोनों नॉन लीनियर है, बट जो डीसी सोर्स है वो यूनिलैटरल होते हैं, बट जो एसी सोर्स है वो बाइलैटरल होते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं पक्का एग्जाम में मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन फिगर, द एलिमेंट इज। सो फर्स्ट अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें, from 0 to this point, as input changes, output is corresponding changing. So up to this point it is linear, but after the saturation, this is saturation point, you are changing the input where there is no change in output, so this element is definitely non-linear. So ऑप्शन को देखते हैं, नॉन-लीनियर कहां पर है, नॉन-लीनियर जो है वो दो जगह पड़ा हुआ है और नॉन-लीनियर जो तीन जगह पड़ा हुआ है और लीनियर एक जगह पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी तो 100% करेक्ट हो गया। अगली बात जो हम आते हैं, नॉन-लीनियर से निकाल ली हमने, जो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है दोनों क्वाड्रेंट में बिल्कुल कैसी है, सिमेट्रिकल है। और जो इस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्रिकल होती है उन एलिमेंट्स का नाम है बाइलैटरल, एग्री। सो दिस एलिमेंट इज बाइलैटरल। अगर बाइलैटरल को हम ऑप्शन में उठाएं तो बाइलैटरल अगर देखा जाएगा, सो वी हैव बाइलैटरल ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी, क्लियर है। सो और कंफर्म कर लेते हैं। नाउ दिस एलिमेंट
यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जो है पॉजिटिव है, तो पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये रेजिस्टेंस यहाँ भी पॉजिटिव है, इसकी पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये एलिमेंट क्या हो गया, पैसिव भी हो गया। एग्री। तो हमारा जो एलिमेंट है नॉन लीनियर है, पैसिव है और बाइलेटरल है। सो ऐसा कोई एग्जांपल है? आई थिंक ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। नॉन लीनियर ठीक है, एक्टिव बिल्कुल गलत है, एक्टिव तो हो ही नहीं सकता, तो एक्टिव काट देते हैं। नॉन लीनियर, पैसिव एंड इट इज नॉन बाइलेटरल। सो आई थिंक वी शुड change here the option, so it is bilateral. So here we have non-linear, bilateral and passive. So option D is correct. So we have covered the 6th question on the topic of linear, non-linear, active, passive, unilateral, bilateral question, and last topic was the lumped theory and distributed theory element. So these are all about the elements. We have covered all the elements, numerical on that. You practice more on these topics, you will get a clarity of topics. Thank you.